नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम विद अंकित @32 में। और आज का हमारा विषय, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो हम लोग संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे और देखते हैं ये होता क्या है, इसका ज़रूरत क्या है हमारे लाइफ में, और एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आपको किस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहिए और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो देर न करते हुए मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के विषय में। और संज्ञानात्मक क्यों भैया, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, देखिए इसमें पहले इसको समझते हैं। विकास को मैं बता ही चुका हूँ, इसको समझ लेते हैं तो बस समझ में आ जाएगा। संज्ञान क्या है? देखिए, संज्ञानात्मक शब्द का जो वो हुआ, विकास हुआ, वो संज्ञान से हुआ। संज्ञान क्या है? उपसर्ग और ज्ञान प्रत्यय से मिलकर बना है। संग का मतलब क्या हुआ? संगठित या गठित। संश्लिष्ट, क्या? संश्लिष्ट। ठीक, और ज्ञान का मतलब नॉलेज। ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं संगठित या संश्लिष्ट ज्ञान ही संज्ञान है। तो इसी के डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। देखिए, इन दोनों शब्दों से मिलकर यही अर्थ निकलता है कि वह ज्ञान जो संगठित हो, पुनः रिवीजन मारिए, वह ज्ञान जो संगठित हो या संश्लिष्ट हो, उसी को हम क्या कहेंगे? संज्ञाना। और यदि इसके उद्भव के रूप में इसको देखें यदि हम, तो किस प्रकार इसका हुआ है? अंग्रेजी शब्द में इसको कॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान संज्ञान है। और इसमें कई योग्यताएं जुड़ी रहती हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि संज्ञान में कई योग्यताएं होती हैं। संज्ञान का जो क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामान्य अर्थ में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध विकसित करता है, और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान की परिभाषा देते हुए हिलगार्ड ने लिखा है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित किया है वही संज्ञान है। किसने कहा था? हिलगार्ड। किसने कहा? हिलगार्ड। ओके, तो इस प्रकार हम इसकी विशेषता कुछ समझ लेते हैं कि विशेषताएं इसकी क्या क्या है। तो पहली विशेषता अगर हम इसके बारे में समझें तो पहले बताया कि संज्ञान जो है संगठित है, यानी संगठित है, संश्लिष्ट है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं, जैसे स्मृति मतलब मेमोरी, कल्पना, तर्क, चिंतन। आप किस प्रकार से कल्पना करते हैं, आप किस प्रकार से तर्क करते हैं, आप किस प्रकार से चिंतन करते हैं, आपकी मेमोरी किस प्रकार से यूज करते हैं, ये बहुत सारा कुछ संज्ञान पर निर्भर करता है। संज्ञान एक जटिल मानसिक अनुभव है। जैसे कि ये संगठित है, संश्लिष्ट है, तो ये जटिलता सी होकर ही गुजरेगा। और संज्ञानात्मक विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। जब आप एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके होंगे तो वो जो आपका एक्सपीरियंस वाला ज्ञान होगा वो संज्ञान है। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक, अर्थात ये चलती रहती है। तो ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है संज्ञान के विषय में। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पहला तो हम बात कर लेते हैं साहचर्यात्मक। साहचर्यात्मक, इसको हम क्या कहेंगे? साहचर्यात्मक को मतलब अगर अपने लैंग्वेज में कहें तो अनुभव द्वारा विकास, डेवलपमेंट थ्रू दी एक्सपीरियंस। और दूसरा है विकासात्मक सिद्धांत। ठीक, तो अनुभव वाला तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, समझ चुके हैं। और एग्ज़ाम में जो आपके आने वाला है वो आप समझिए, वो है हमारा विकासात्मक सिद्धांत।
ये जो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल है संज्ञान का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम जीन पियाजे था। क्या था? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे ने इस पर कार्य 1920 में आरंभ कर दिया, परंतु स्वीकृति इसको 1960 में मिली। पियाजे के अनुसार संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, याद करिएगा, साथ साथ बोलिए, दोहराइए, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क से विकसित करता है। ये किसने कहा? पियाजे ने कहा। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रिया के अनुभव पर निर्भर करता है, अर्थात इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो वंशानुक्रम है और वातावरण भी है। संज्ञानात्मक संरचना जन्मजात होती है और इनका निर्माण जन्मजात अनुक्रियाओं एवं अनुभवों के अंतरक्रिया द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ कार्य जैसे संगठन, अनुकूलन, आत्मसात, समंजन करना है। किसका? संज्ञान का। इसके कार्य क्या क्या है? संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समंजन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्था? 4। कितने बताया? पियाजे ने। मैं उस 4 अवस्था को पहले 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, ठीक, फिर उसको मैं 4 में कर लूँगा। संवेदी पेशीय अवस्था, इसके ड्यूरेशन आपको याद रखना है। संवेदी पेशीय अवस्था, इन्होंने कहा कि 2 ईयर, यानी 0 से लेकर 2 ईयर की जो अवस्था है वो हमारी संवेदी पेशीय अवस्था है। फिर संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा क्या है? संक्रियात्मक। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था के बाद संक्रियात्मक अवस्था मैंने लिख दिया। आप इसको लिख सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला, मतलब जो ये पहला मान लेते हैं तो इसको हम दूसरा मान लेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट क्षमा चाहेंगे, क्षमा भाई साहब, क्यों ऐसा हो रहा है? बस क्या हमने कहा? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विषय में हम बात कर रहे थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमने कहा 2 से 6 वर्ष तक होती है। फिर तीसरा हमारा है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। और चौथा हमारा है औपचारिक। तो आप देख ही चुके होंगे, फ़ोन ही भी सिस्टम है अभी, और बहुत सारा सिस्टम मेरे पास नहीं आ पाया है। जो माध्यम मेरे पास है उस माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसको आप समझिए, ठीक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 ईयर से लेकर लाइफ एंड तक, यानी होल लाइफ तक। तो संवेदी पेशीय अवस्था 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 6 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से टिल लाइफ तक, राइट। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, उन तत्वों के विषय में थोड़ा सा हम ज्ञान अर्जित कर लें। देखिए, निर्धारक तत्व में वंशानुक्रम, उसके बाद सामाजिक बंधन, हमारा समाज, इसका वर्ग, ठीक, समाज एवं समाज वर्ग, परिवार की पृष्ठभूमि, ठीक है, किसकी? परिवार की, कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति, संचार, ये सारा कुछ जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अब संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने कुछ विशेषता बताई थी इसकी। संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 विशेषता किसने बताई? पियाजे ने। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, याद रखिएगा, क्योंकि टेटोड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट ज़्यादा पूछता है, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। सीटेट में आपको केवल इसके पेडागोजी को समझना है, जबकि टेट सीटेट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। तो इन्होंने जो 2 विशेषता बताई, पहला था संगठन, दूसरा है अनुकूलन, ठीक। अब संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक संरचनाओं को सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उनके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति से मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्धारित या पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है। तब वह क्या करता है? अनुकूलन करता है। पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित मतलब प्रोसेस होता है करने वाला प्राणी के रूप में स्वीकार किया। क्रियाशील और प्रोसेस करने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया। किसने? जीन पियाजे। और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने ऐसा कहा। अब देखिए अनुकूलन क्या है भाई। अनुकूलन देखिए वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। इसकी दो प्रक्रिया हो सकती है। किसकी? अनुकूलन की। पहला हमारा है आत्मसातीकरण और दूसरा समविष्टीकरण। देखिए ये क्या है आत्मसातीकरण। मैं आपको इसीलिए फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट आपको फिर मिल जाए, कॉन्सेप्ट आपको इतना पढ़ने के बाद ही मिलेगा। ठीक, फैक्ट आपको एक जगह मैं दे दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप सोचें कि एक जगह सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला। आपको हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आत्मसातीकरण से तात्पर्य क्या है? नवीन अनुभवों को, जैसे मान लेते हैं कुछ नया अनुभव आप सीख रहे हैं, उसको पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। ऐसे मान लेते हैं साइकोलॉजी आपने कुछ पढ़ रखा है, ठीक, और जो आज पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा पढ़े गए नॉलेज को पहले से पढ़े गए नॉलेज से लिंकअप कर देते हैं, यथावत स्थापित कर देते हैं। वही क्या है? आत्मसातीकरण। फिर आता है शब्द समविष्टीकरण। क्या है? इससे तात्पर्य नवीन अनुभवों से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले जो आपने पढ़ा था ये गलत था, लेकिन मैं एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं पहला चीज़ आपने कुछ पढ़ा था और आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कम है या कुछ तर्कसंगत नहीं है या गलत है, तो क्या करते हैं, इस समय जो आप पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा उस ज्ञान को आप उसमें लिंकअप करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हाँ ये जो बात है फैक्चुअल है, ये सही है, उसको डिलीट मार दो, इसको कर लो या उसका इसमें लिंकअप करके विस्तार कर दो उसका। ये हमारा क्या होगा? समाविष्टीकरण। ठीक है। अब ये तो हमारा जीन पियाजे के विषय में हो गया। हालांकि चीज़ें और ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम लेते हैं और इनका नाम है ब्रूनर। क्या नाम है? दोहराइए, देखिए साथ साथ दोहराते रहिए, बोलते रहिए। ब्रूनर। जैसे आप बोलेंगे, अगर आप चुप्पी मारे बैठे हैं, आपको लगता है हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान, रुचि, उत्साह, अभ्यास, समय, प्रयास, इसमें कमी आती है और अब जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब चला जाता है। तो आप इसको मेंटेन रखिए, पढ़ते वक्त आपको इसका विशेष ध्यान देना है। तो मैं ब्रूनर के विषय में बात कर रहा था। ब्रूनर, इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक। और ब्रूनर का स्वयं का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है। इनका नाम जीसेन ब्रूनर था। इन्होंने 1960 में यह प्रतिपादित किया कि सीखने के इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब हेडिंग दिया। उन्होंने कहा, ब्रूनर ने बालकों को संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके संज्ञानात्मक विकास को उसकी विशेषताओं के आधार पर 3 स्तर में डिवाइड किया। तो 3 स्तर कौन कौन से थे? क्रियात्मक, पहला क्रियात्मक, प्रतिविवादात्मक और तीसरा हमारा संकेतात्मक। ये 3 स्तर उन्होंने डिवाइड किया और स्पष्ट कर दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
ठीक है ना, एजुकेशन लाइन में। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत को कुछ वर्गों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसके विषय में, वो विषय क्या क्या हो सकता है। पहला, तात्कालिक, ठीक, इसको अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन के द्वारा जो है ब्रूनर ने जोड़ दिया। उनकी पुस्तक का नाम था द रेविलेंस ऑफ एजुकेशन, द रेविलेंस ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि विषय संरचना क्या है। तीसरा उन्होंने अन्वेषणात्मक अधिगम के विषय में बात की। चौथा उन्होंने संबद्धता का महत्व दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ रेविलेंस, इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दो पार्ट किए। फिर उन्होंने नेक्स्ट को बात किया अधिगम की तत्परता क्या है, शिक्षार्थी स्वयं सक्रिय है या नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि आज देखिए टेट के लिए आपको इतना याद रखना है कि ब्रूनर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक या आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। उनकी पुस्तक पूछ सकता है तो द रेविलेंस ऑफ एजुकेशन, इतना याद रखना है। बाकी तो मैं सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये आपका मैटर है। देखिए अधिगम के इस सिद्धांत के अंतर्गत ही एक हमारा पार्ट आता है जिसको हम अंतरण कहते हैं। अंतरण क्या है? ट्रांसफ़र। क्या है? ट्रांसफ़र। आप तो समझ में आ गया होगा, स्थानांतरण, अंतरण, ये क्या है? हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि किसी सीखे गए व्यवहार का किसी नवीन व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से है। सीखने का अंतरण किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, उसकी हैबिट आदि का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करने से है। जब किसी कार्य को करने की योग्यता, ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरे कार्य को करने के ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता को प्रभावित करते हैं, तब इसे सीखने का अंतरण कहा जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, जो अंतरण होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है? जरूरी नहीं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण, दो प्रकार के अंतरण होते हैं। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं, पॉजिटिव अंतरण कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। जब व्यक्ति का पूर्व अर्जित ज्ञान उसके नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक हो, ठीक है। जैसे आपने पहले जो पढ़ रखा है इसके विषय में, साइकोलॉजी के विषय में, इस टॉपिक के विषय में, और वह ज्ञान आपको अगर जो आज पढ़ रहे हैं उसमें सहायक हो रहा है, लिंकअप कर पा रहे हैं, कि सोच पा रहे हैं कि हाँ हमने पढ़ा था उसका कुछ मिसिंग पार्ट था वो इसमें मिल जा रहा है, तो ये जो आपका अधिगम है ये क्या हो जाएगा? धनात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा की सीखने में सहायता करता है, ये आपको तो पता ही होगा। अगर आप हिंदी सीख रखे हैं तो संस्कृत आप सीख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीख ही जाएंगे, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपके ध्यान, रुचि, उत्साह, अभ्यास, समय, प्रयास आपने कितना किया। फिर है ऋणात्मक अंतरण या निषेधात्मक अंतरण, निगेटिव ट्रांसफर। जब व्यक्ति का पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा बन जाता है, तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना कहूँगा, जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक के सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। जैसे आपकी आदत जो है स्लो चलने की है, और आपको मतलब ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपको जो है दिल का बीमारी, हार्ट डिजीज है आपको, तो यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है ना। ये आपका अंतरण हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस प्रकार कहें तो सीखने के अंतरण को क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक, क्षैतिज और ऊर्ध्व का मिक्सर द्विपार्श्विक अंतरण के रूप में बांटा जा सकता है। और थोड़ा सा सिद्धांत मैं आपको बस थोड़ा सा ही समय लेंगे आपका, उसको मैं बता देता हूँ अधिगम अंतरण के विषय में जो सिद्धांत हैं। अब ये सिद्धांत कौन कौन सा है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। कौन सा? मानसिक अनुशासन। समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, सीखने सिखाने का सिद्धांत, सीखना या सीखने सिखाने का सिद्धांत। देखिए, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत बिना प्रयास के स्वतः हो जाना, इसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे विलियम जेम्स ने इसका खंडन किया,
भाई बिना प्रयास के कौन सा काम होता है? जो काम आपको लगता है कि बिना प्रयास के भी हो गया, उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है। समान अवयव का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अंतरण दो बातों पर निर्भर करता है, आपकी उस अंतरण की विधि क्या है और स्थिति क्या है। सामान्यीकरण का सिद्धांत 1980 में C.H. जुड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था। सामान्यीकरण जुड या जड़ कहते हैं, C.H. जड़। आरोपण का सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है बताइए? मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। पूर्णाकार, ये जर्मन शब्द है, जैसे कोफ का, वर्दीमर, कोफ, लेविन, ठीक है ना, ये चारों के बारे में मैंने बताया था आपको। सीखना सिखाने का सिद्धांत क्या है? वार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने 1937 में 7 सूची बनाई, जिसमें 12 शब्द थे। अधिगम अभ्यास के द्वारा जो है सीखने सिखाने का सिद्धांत सुदृढ़ होता है। किसने बनाया था ये? वार्ड नामक मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना साथियों? तो अब आपको मैंने इस टॉपिक के विषय में मुझे लगता है ठीक ठाक ढंग से मैंने समझा दिया है। अगर आप चाहें तो इसका महत्व थोड़ा सा सीख सकते हैं। अब महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व किस रूप में ले सकते हैं? जैसे पाठ्यक्रम निर्माण में, जैसे मान लेते हैं आप अच्छे लेवल पर क्या कहते हैं एजुकेशन हो गए, या ठीक ठाक जगह पर आप, या मान ठीक ठाक जगह मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में आप प्रोफेसर हैं, तो आपको शासन प्रशासन कार्यों में हो सकता है मौका मिल जाए। मान लेते हैं आप सिविल सर्वेंट बन गए, तो वहाँ पर तो आपको पक्का मौका मिलने वाला। तो पाठ्यक्रम निर्माण में आपको मिल सकता है। आप अच्छे जगहों पर लेक्चरर हैं, तो आपको हो सकता है उस एक कमेटी बनाई जाए उसके लिए, तो उस कमेटी का आपको सदस्य बनाया जा सकता है, तो उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षण विधि आप डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अध्यापक के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं? अगर आप स्वयं एक टीचर हो गए तो क्या बातें आप ध्यान में रख सकते हैं? जैसे अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय अपने छात्रों को विशिष्ट समस्याओं की अपेक्षा सामान्य सिद्धांतों का ध्यान देना चाहिए। ठीक। अब ऐसा कुछ सिद्धांत वहाँ वर्णित करने लगे जो बच्चे के लिए नहीं रिलेवेंट है, वो समझ में नहीं आया, तो आप बता के क्या मतलब उन चीज़ों का? अध्यापक को कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित अनेक उदाहरण देकर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक। कक्षा में पढ़ाने वाला प्रकरण के जो मुख्य बिंदुओं को तथा उसके परस्पर संबंध को छात्रों के समक्ष भली भांति स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप अस्पष्ट नॉलेज छात्रों को दे रहे हैं, तो आप पहली बात तो उनके ऊपर जो है इसका प्रभाव ऋणात्मक होगा, उनको ये चीज़ बोझिल लगने लगेगा। तो आप ऐसा ना करें, सीखें फिर सिखाएं। अध्यापक को जीवन की वास्तविक परिस्थिति से संबंधित ज्ञान तथा समस्याओं के समाधान को भी कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के लिए कोई पूर्ण या पूर्व ज्ञान जो है आवश्यक है, तो अध्यापकों को ये देख लेना चाहिए कि छात्र आवश्यक पूर्व ज्ञान रखते हैं कि नहीं। जैसे आप जोड़ बता रहे हैं, ठीक, तो उनको 1-2 आता है या नहीं आता है, या आप देख रखें। ठीक है। फिर से मेरा एक आग्रह है, आप लोग यार चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप देख तो ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट देख ले रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हम यहाँ पर मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है हो सकता है आपका अगला टॉपिक मोटिवेशन ही आए। यहाँ मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो अगर मेरे लिए नुकसानदायक है तो हो सकता है आपको मैं वह चीज़ नहीं दे पाऊँ। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पैसा पे करके जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है। सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, सीधी सी बात है। कुछ आवश्यक लोगों के लिए भी, ठीक, वो भी सीख लें। हो सकता है कि आप ही के जैसे, या पैसा उनके पास ना हो कोचिंग में जाने के लिए, या परिस्थिति ना हो। खासकर लड़कियां जो हैं वो बाहर जाने में, आज भी ये हमारा समाज जो है थोड़ा सा दूसरी प्रकृति का है, तो उनको वहाँ जाने से रोकता है। वो रोकता है तो उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जो नवयुवक हैं उनका जो चाल चलन है, मुझे जहाँ तक ना, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, मैं देखा हूँ इसको बहुत करीब से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा होता होगा फिलहाल भी। तो खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपके कोई साथी संबंधी हो तो इनको भेजिए, शेयर कीजिए और बताइए, पढ़िए, निःशुल्क पढ़ें। इन फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है। सो मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये हमारा हो सकता है अभिप्रेरणा हो, मोटिवेशन हो। तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।